हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बने हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ। सो पहले एमसीक्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। First question is, which industry uses iron ore as a raw material? And the right answer is option B, iron and steel industry. Next question, which is known as the basic industry? तो basic industry इसमें से किसको कहेंगे? तो iron and steel industry को basic industry बोलते हैं. Next question, which river valley is associated with cotton textile industry? So right answer is option A, Ganga. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़? तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप होंगी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉ मटेरियल। यानी जहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मिलेगी इंडस्ट्रीज़ वहीं सेटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया? तो शुगर यानी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो स्टेट है वो कौन सा है? तो राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज़ अ सीजनल इंडस्ट्री? तो इसमें से सीजनल इंडस्ट्री कौन है? तो शुगर। जब शुगर केन होता है तभी ये इंडस्ट्री का वर्क होता है, तो ये एक सीजनल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री हैज़ मैक्सिमम पोल्यूशन? तो किस इंडस्ट्री, इन चारों में से किस इंडस्ट्री द्वारा मैक्सिमम पोल्यूशन होता है? सो राइट आंसर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर? राइट आंसर इज एग्रो बेस्ड। नाम से ही पता चल रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भिलाई स्टील प्लांट। ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री यूजेस जूट एज रॉ मटेरियल? तो जूट को रॉ मटेरियल के तौर पे कि कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जूट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? द राइट आंसर इज गुजरात। अभी हमने देखा कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है वहाँ। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं वो भी मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इसी वजह से उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली? तो राइट आंसर इज हैंडलूम। हैंडलूम इंडस्ट्री जो होती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो असर्शन दिया है दैट मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड इन अ नैरो बेल्ट अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। हुगली नदी के किनारे बोल रहा है कि जूट इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री हुगली नदी के किनारे लोकेटेड है। रीज़न क्या दिया है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। सो इसमें असर्शन भी करेक्ट है एंड रीज़न भी करेक्ट है, बट आपको लग रहा है कि रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिकॉज ये दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, कि एक बोल रहा है कि जूट इंडस्ट्री कहाँ है, लोकेशन उसका बता रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो दोनों सही है, बट रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन इज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन होती है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो अब देखते हैं आंसर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज दे प्ले अ की रोल इन द प्रोग्रेस। कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ये हमारे डेवलपमेंट को बताता है। अब होता क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर रही हैं, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। सो इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करती है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, जो कि हमारे भारत देश में मेन ऑक्यूपेशन है। इंडस्ट्रीज़ के वजह से ही
मशीन्स बनते हैं, इरिगेशन पंप्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो सकता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिड्यूस करती हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब हमारे भारत देश में चूंकि अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में तो मिलता ही है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं तो इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर पे लोगों का डिपेंडेंस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो शिफ्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ के तरफ। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी जो सिचुएशंस हैं वो भी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब हम अगर मान लीजिए आपको किसी गांव को अर्बनाइज करना है, तो आप वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दीजिए। इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए क्या होगा कि वहाँ अब हमको रोड्स बनानी पड़ेंगी, वहाँ हमको अब अवेलेबिलिटी व्हीकल्स की लानी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जो डिस्पैरिटीज़ है, रीजनल डिस्पैरिटीज़, वो ख़त्म हो जाती हैं और रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाई एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स द कंट्री अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। अब मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, countries that convert their raw material into a wide range of finished good become more prosperous because finished product have higher value. फिर therefore manufacturing industries are essential for India's growth as they support agriculture, create jobs, promote balanced development and make the country economically strong. Now next question, why is the iron and steel industry called the backbone of modern industry? अब हम हर एक चीज़ में ही आयरन का यूज़ है, तो अब इसका आंसर हमको देना है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री बैकबोन क्यों कही जा रही है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसके आंसर देखते हैं। बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल टू मैनी इंडस्ट्रीज़। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको मान लीजिए कोई इक्विपमेंट बनाना है, मशीन बनाना है, उसके लिए आपको आयरन चाहिए, तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वहीं से तो आयरन आएगा। तो वो क्या हो गया, वो इंडस्ट्री जो हो गई वो बेसिक इंडस्ट्री हो गई, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हो गई दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ लाइक ऑटोमोबाइल, रेलवे एंड शिप बिल्डिंग डिपेंड ऑन इट। आपको कार बनाना है, रेलवेज़ बनाने हैं, शिप्स बनाने हैं, उन सब में क्या आयरन स्टील का यूज़ होता है। तो वो कहाँ से आएंगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। दीज इंडस्ट्रीज सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी। कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है उसका। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देयरफॉर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो हमारा बाकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन बिल्ड करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब हमारे देश में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं वो देखते हैं। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैनी मिल्स यूज़ ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी। अभी भी अधिक मतलब सारे मिल्स में ऐसा नहीं है कि आपको मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी मिल गई है, तो अभी भी कई सारे ऐसे मिल्स हैं जहाँ ओल्ड मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है। देन देर इज़ इरेगुलर सप्लाई एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। तो कॉटन का चूंकि इरेगुलर सप्लाई हो रहा है और कॉटन का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल फेस कर रही है। फ्रीक्वेंट पावर कट इंक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट। अब पावर कट इंडस्ट्री चलनी है तो पावर तो चाहिए, तो पावर कट्स भी क्या करती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। लो लेबर प्रोडक्टिविटी अफेक्ट एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। अब हमारे जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वो थोड़ा कंपटीशन फेस कर रही हैं सिंथेटिक फाइबर्स वाली इंडस्ट्रीज से। इसके वजह से भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। These problems reduce the competitiveness of the cotton textile industry in national and international markets. Now next question, explain the factors responsible for the location of industries. अब location of industries के लिए यानी इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप की जाएंगी उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पहला हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडस्ट्रीज़ कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो उस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करता है जहाँ रॉ मटेरियल का एक्सेस ईजिली हो जाए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देन प्रेजेंस ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। अब आप ऐसे जगह इंडस्ट्री सेटअप कर दो जहाँ लेबर ही ना मिल पाए तो वो फिर इंडस्ट्रीज जो है वो चल नहीं पाएंगी। तो ऐसी जगह सेटअप किया जाता है जहाँ चीप और स्किल्ड लेबर हमें मिल जाए।
देन एडिक्वेट एंड रेगुलर पावर सप्लाई भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, देन गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को वापस मार्केट में लाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो भी सही होनी चाहिए, एंड प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ ऐसे एरियाज़ में सेटअप करो जहाँ थोड़ा मार्केट आसपास हो, ताकि जो गुड्स हैं उनको हम सप्लाई करके बेच सकें। सो इंडस्ट्रीज डेवलप इन एरियाज वेयर दीज फैक्टर्स आर easily अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया। अब इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस है, एक जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो है हमारे इन्वायरमेंट पे, दैट इज़ पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है। अब हमको वही देखना है कि हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहला है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स सच एज LPG एंड CNG। आप पेट्रोलियम और उसका थोड़ा यूज़ कम करके LPG और CNG पे शिफ्ट होइए। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमें क्या करना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको पानी में छोड़ना है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन चिमनीज। then recycling and reuse of water, strict enforcement of pollution control laws. So these measures will help in the protection of the environment and will also ensure the sustainable industrial development. Now next question, agriculture and industries complement each other, justify the statement। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। इसी स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। सो होता क्या है कि ये दीज इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो पहला, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। अब एग्रीकल्चर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करता है। और जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, एग्रीकल्चर सप्लाई से। अब मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ क्रिएट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इन रिटर्न क्या होता है कि एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं इंडस्ट्री से मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो इस वजह ऐसे एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस इंडस्ट्रीज़ पे है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बोथ सेक्टर्स जनरेट जॉब। एग्रीकल्चर रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, वाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बोथ रूरल और अर्बन वर्कर्स को सपोर्ट करती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इंटरडिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ IT सेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो अब इसमें हमको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। अब जो प्रोडक्ट्स हम, जैसे कि अभी के समय के हिसाब से हम सेलफोन्स, टीवी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से। तो इंडिया का डेवलपमेंट बूम कर गया है जब से IT सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ आई हैं। इंडिया का इकोनॉमी जो है और GDP जो है वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रीज़ इमरजेंस एज अ मेजर ग्लोबल सेंटर फॉर IT। जैसे कि बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, ये हमारा IT हब है। तो यहाँ से इसके वजह से डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिला है। The IT industry has boosted India's reputation as a leading global technology destination and directly or indirectly generated millions of jobs। इसमें भी आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा रहे हैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ द्वारा। ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चला था उसके वजह से और भी एक्सेलरेट हो गया है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। The rapidly expanding business process outsourcing BPO sector in this industry has made a significant source of foreign exchange earnings over the past 2 or 3 years. So now next question, what are the key challenges faced by sugar industry? अब sugar industries को क्या क्या challenges है वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये इंडस्ट्री जो है वो सीजनल इंडस्ट्री है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है दैट शुगर इंडस्ट्री जो है सीजनल है, जिसके वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है इस इंडस्ट्रीज़ में। Outdated production method, many sugar mills in India still use old and inefficient production techniques, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है और कॉस्ट हाई होती है।
ट्रांसपोर्ट डिलेज हो रहे हैं, जैसे कि देयर आर फ्रीक्वेंट डिलेज इन ट्रांसपोर्टिंग शुगर केन फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज, यानी शुगर केन जो फार्म से फैक्ट्रीज ही पहुंचने में डिले हो जा रहा है, तो इसकी वजह से लॉस हो रहा है शुगर कंटेंट का केन में। अब जैसे जितने ज़्यादा दिन शुगर केन रहेगा कटाई के बाद, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो शुगर होगा वो क्या होगा, लॉस ही तो होगा। तो जितना डिले होगा उतना प्रोडक्टिविटी लो होगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बैगैस यानी कि जो शुगर केन का रस निकालने के बाद जो बच जाता है, जो फाइबरस बाई प्रोडक्ट बच जाता है, उसको बैगेस बोलते हैं। तो उसमें पोटेंशियल है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करने के लिए, लेकिन अभी हम वो होता है ना कि उसको उसको यूज़ करना अभी हमें सीखना है। सो हाउएवर देयर इज़ अ नीड टू ऑप्टिमाइज इट्स यूज़ particularly for power generation to address the challenges of power shortage and improve efficiency. So next question, classify industries on the basis of ownership के आधार पे हमको इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करना है। सो पहला पब्लिक सेक्टर, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ओन और ऑपरेट दोनों ही गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा की जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड करे, जो राइट हो उस पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हो, जैसे कि टिस्को हो गई, टाटा की कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, डाबर इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये स्टेट और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी दो लोग मिल के चलाते हैं इसको, यानी दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये जॉइंटली ओन है बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ लास्ट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर, these industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers or both, यानी कि कोऑपरेट करके चलती है, यानी दो लोगों के कोऑपरेशन से इंडस्ट्रीज ये चलती हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेज प्रोपोर्शनैलिटली, सच एज द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्री इन केरला। इसमें जो रिसोर्सेज हैं उसको भी इक्वली शेयर किया जाता है, जो प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं उसको भी बांटा जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में। सो ये हैं हमारी 4 तरह की इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. So that's it for the video, guys. Hope you got some benefit from this video. Do like, share and subscribe to my channel for more. मिलते हैं जल्द ही अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 7. Thank you very much.